जय हिंद साथियों, आज हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन के गति संबंधी नियम। इससे पहले हमने बल पढ़ लिया है, जड़त्व पढ़ लिया है। विराम का जड़त्व क्या होता है, गति का जड़त्व क्या होता है, दिशा का जड़त्व क्या होता है। पिछले लेक्चर में हमने ये सब पढ़ा है। ठीक, आज न्यूटन के गति संबंधी नियम पढ़ते हैं। तो प्रथम नियम में न्यूटन साहब क्या समझाते हैं कि जो जड़त्व का नियम है उसी के बारे में चर्चा कर देते हैं। थोड़ा सा बात जोड़ देते हैं कि यदि बाहर से बल न लगाया जाए तो जो जड़ तो बातें कह रहा है वही सदैव बना रहेगा। मतलब क्या, मतलब यह है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी। यदि एक समान गति से जा रही है तो उसी गति से जाती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, बाहर से कोई बल न लगाया जाए। बाहर से बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन न करोगे तो जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहना चाहती है, जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में रहना चाहती है। सीधी सी बात, हर वस्तु जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में वो रहना चाहती है। रुकी है तो रुकी रहेगी, चल रही है तो चलती रहना चाहेगी। अगर उसकी कंडीशन को चेंज करना है तो सीधी सी बात है उस पर बाहर से फोर्स लगाओ, बल लगाओ। न्यूटन ये बताते हैं। जड़त्व में भी तो यही बातें की गई थी कि दुनिया की हर एक वस्तु में स्थिति परिवर्तन के विरोध करने का गुण पाया जाता है, अर्थात वह अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है। जिस स्थिति में है उसी स्थिति में बनी रहना चाहती है। विरोध कर रही है तभी तो बल लगाना पड़ रहा है। तो गति का जड़त्व भी हम पढ़े थे, विराम का जड़त्व, सभी जड़त्व के एग्जाम्पल वहाँ पढ़े थे। सभी एग्जाम्पल प्रथम नियम में फिट बैठेंगे। तो प्रथम नियम क्या है न्यूटन के गति संबंधी, उसे समझिए। यदि कोई वस्तु विराम में है तो वह विराम में ही रहेगी, विराम में ही रहेगी। यदि कोई वस्तु विराम में है तो वह विराम में ही रहेगी, तथा यदि एक समान गति या वेग से, एक समान गति से जा रही है, एक समान गति से जा रही है तो उसी गति से जाती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, बाह्य बल न लगाया जाए। मतलब जो जिस स्थिति में है, जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में बना रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। बाहर से अगर फोर्स नहीं लगाते, और जो ये बाहर से बल लग रहा है ना, जो एक्सटर्नल फोर्स है ना, वो नेट एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए। बाह्य बल जो है एक्सटर्नल फोर्स, वो नेट होना चाहिए। नेट मतलब समझ रहे हैं। जब हम बल पढ़ाए थे पिछले लेक्चर में तो एक पढ़ाए थे संतुलित बल, एक पढ़ाए थे असंतुलित बल। तो संतुलित बल में क्या होता था, नेट फोर्स 0 होता था। तो किसी वस्तु, मान ले हम रुके हुए हैं, आप इधर से भी 5 न्यूटन का बल लगा रहे हो, इधर से भी कोई 5 न्यूटन का बल, तो हमारी पोजीशन नहीं परिवर्तित होगी, वो तो सेम रहेगा। क्योंकि एक ही वस्तु पर अगर 2 बराबर विपरीत बल लग जाए तो एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा। जो विराम में है तो हम विराम में ही रह जाएंगे। समझ रहे हैं, संतुलित बल हो जाएगा। नेट बल तो 0 हो गया, बाहर से बल लगा लेकिन नेट बल 0 हुआ। तो बाहर से केवल बल लगना जरूरी नहीं है, बाहर से बल लगे तो नेट बल होना चाहिए। नेट बल 0 नहीं होना चाहिए, कुछ न कुछ होना चाहिए। समझ रहे हैं, जब कहा जाता है नेट बल होना चाहिए तो इसका मतलब नेट बल का कुछ मान है, नेट बल 0 नहीं है। मतलब इधर से आप 6 न्यूटन की, इधर से 5 न्यूटन का लगाइए, ठीक है, पोजीशन बदल जाएगा। मतलब विराम में हैं तो गति करने लगेंगे। समझ रहे हैं। तो अगर जिस स्थिति को बदलना है, अगर किसी वस्तु की स्थिति को बदलना है तो पिछले लेक्चर में हम समझाए थे कि अनबैलेंस फोर्स लगना चाहिए। बैलेंस फोर्स लगाओगे तो कैसे स्थिति परिवर्तन होगा। ठीक है, तो यहाँ बाह्य बल केवल न्यूटन साहब कह दे रहे हैं, लेकिन बाह्य बल का मतलब यहाँ है कि नेट बाह्य बल 0 नहीं होना चाहिए। जो बाह्य बल लगेगा वो 0 नहीं होना चाहिए, तभी इस जो
कंडीशन है वस्तु की वो चेंज हो जाएगी, होगी, अदरवाइज कंडीशन चेंज नहीं होगी। जो जिस कंडीशन में है, जो जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहेगा। रुकी है वस्तु तो रुकी रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी। सीधी सी बात अगर समझें कि रुकी है तो रुकी रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी, जब तक कि कोई बाहर से बल लगाकर रोका ना जाए। आप कहोगे सर हम तो ये देखते हैं सर कि एक छोटा सा बॉल होता है, उसको हम फेंक देते हैं तो कुछ दूर जाने के बाद ये अपने आप रुक जाता है सर, हम तो बाहर से बल नहीं लगाते। नहीं, बाहर से आप बल नहीं लगा रहे हैं लेकिन बल लग रहा है। बाहर से बल आप लगा नहीं रहे हो लेकिन बाहर से बल इस बॉल पर लग रहा है। कहाँ से लग रहा है सर? एक तो ये जिस रास्ते जा रहा है इस रास्ते पर घर्षण बल लग रहा है, घर्षण बल के कारण रुक रहा है, कोई घर्षण रहित तो रास्ता है नहीं। दूसरी बात बाहर से हवाएं भी क्या कर रही हैं? रोक रही हैं। वैक्यूम में तो है नहीं। वैक्यूम में और घर्षण रहित अगर हो तो आप अगर जिस वेलोसिटी से इसे धक्का दे देंगे भाई 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से जाता ही रहेगा जब तक कि बाहर से आकर रोकोगे नहीं। समझ रहे हो बात? हाँ, ये बात है। ठीक, पता साइकिल चला के 1-2 पैडल मार के रोक दिए, कुछ दूर तो मास्टर गए, इसके बाद अपने आप रुक गई, जबकि बाहर से कोई रोका नहीं आके। नहीं, रोक रहा है, घर्षण बल लग रहा है ना, सड़क और पहिए के बीच घर्षण बल लग रहा है, बाहर से एक बल लग रहा है, रोक रहा है उसे। और हवाएं भी विपरीत आके बल लगा रही हैं, रोक रही हैं। इस प्रकार कई प्रकार के बल लगकर उसे रोक रहे हैं। यदि ये सब बल ना लगे तो फिर एक पैडल मारो, अपने घर तक पहुंचोगे और घर पर किसी को बुला के कहना पड़ेगा आगे से आके रोके रहो हमें। ठीक है, एकदम घर्षण रहित वैक्यूम वाला रास्ता बनवा लो अपने घर तक, एक पैडल मारो या किसी से धक्का दिलवा लो, बैठ के मनमना के वैसे बैठ के तुमको धक्का दे देंगे, पहुंच जाओगे अपने कहाँ तक? घर तक। फिर घर वाप किसी से कह देना रोक दे, नहीं तो पता है कहाँ चले जाओगे, रास्ता आगे वैक्यूम है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यही वो बोल रहा है कि यदि बाहर से फोर्स न लगे, बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अर्थात नेट फोर्स न लगे, तो जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहेगी। चल रही है तो ये चलती ही रहेगी, और अगर रुकी है तो जीवन भर रुकी ही रहेगी। लेकिन ये तब है जब बाहर से फोर्स न लगे। अगर इसे रोकना है तो बाहर से फोर्स लगेगा, बाहर से फोर्स लग ही रहा है, घर्षण बल हो तमाम बल। इस प्रकार यही बात तो जड़त्व में भी समझाया गया था। जड़त्व में क्या कहा गया था कि यदि कोई विराम में है तो विराम में रहेगा, गति में है तो गति में रहेगा। अर्थात प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है, प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है। गति का जड़त्व, विराम का जड़त्व, दिशा का जड़त्व, 3 प्रकार का जड़त्व समझाया गया था। तो इस नियम को ही, इसे जो इस नियम, ये नियम है न्यूटन का, इसे जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम या गैलीलियो के जड़त्व का नियम कहते हैं। गैलीलियो के जड़त्व का नियम कहते हैं। समझ में आया? गैलीलियो के जड़त्व का नियम कहते हैं। सर कोई एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल इसके तमाम हैं, जितने भी जड़त्व के जानते हो सब एग्जाम्पल इसमें बैठेंगे। जो भी जड़त्व के एग्जाम्पल जानते हो सब एग्जाम्पल इसमें आ जाएंगे। चलती बस, चलती ट्रेन, बस, जो भी जगह हो, ट्रेन में खड़ा यात्री, अचानक ट्रेन रुकने पर आगे की ओर झुक जाता है। आगे की ओर झुक जाता है। और सर और सब बढ़िया है। और एग्जाम्पल, बाइक, चलती बाइक, बाइक पे बैठे हैं, मन कोई ले जा रहा है, पीछे बैठे हैं आप, हाँ वो वाली बाइक है, हाँ रेसर वाली, और जा रहा है और 100 की स्पीड में मन। अब पीछे आप बैठे हैं और अचानक वो ब्रेक मार दिया, तो वो क्या है? वो तो सिस्टम के साथ लगा हुआ है, मतलब ब्रेक हाथ में है, पैर के साथ सब पूरा लगा हुआ है, और आप पीछे बैठे हैं। बाइक के साथ वो लगा हुआ है लेकिन आप पीछे बैठे हुए हैं, और क्या होगा? आपका बॉडी भी मोशन में है, उसका बॉडी भी मोशन है बाइक के साथ, लेकिन जब बाइक ब्रेक मार रहा है तो बाइक के साथ उसका बॉडी तो मैनेज हो जा रहा है क्योंकि लगा हुआ है, और आपका निचला हिस्सा जो है जहाँ बैठे हैं वो हिस्सा क्या है?
तो बाइक के साथ है, ऊपरी हिस्सा भी गतिमान है, पूरा शरीर ही गतिमान है। अब आपको तो पता ही नहीं था अचानक ब्रेक मारेगा, अब ब्रेक मार दिया तो निचला हिस्सा तो ठीक है बाइक के साथ लगा, ऊपरी हिस्सा क्या है, अभी भी उसी स्पीड से जा रहा है, तो ऊपरी हिस्सा एकदम मनमना के स्पीड से और उसको पार करते हुए आके बाइक के सामने खड़ा हो जाओगे उल्टा होके, हाउ आर यू, आई एम फाइन, समझ रहे हो, ये हालात हो जाएगा। अब बाइक पे बैठे आप, अब कोई अचानक एक्सीलेटर देके निकाल दिया हॉर्न दे, तो क्या होगा, जो हिस्सा उसके साथ है वो तो मोशन में आ जाएगा, पीछे वाला हिस्सा जो ऊपर वाला हिस्सा है पीछे ऐसे गिर जाता है। वो सब घटनाएं भी क्या होती हैं, जड़त्व के कारण ही होती हैं, जिसे न्यूटन के पहले नियम में ही कह सकते हो। तो चलती ट्रेन में खड़ा यात्री अचानक ट्रेन रुकने से आगे की ओर झुक जाता है, और रुकी हुई ट्रेन में खड़ा यात्री या बाइक पर बैठा यात्री अचानक चलने पर पीछे की ओर झुक जाता है। तो तमाम एग्जाम्पल हैं, एक एग्जाम्पल देकर हम काम तमाम करते हैं, आगे पढ़ाते हैं, और एग्जाम्पल जितने जड़त्व के आप जानते हैं, जितने हमने समझाया था पिछली क्लास में, सब न्यूटन के पहले नियम पर लग जाएंगे। ठीक है जी सर, बढ़िया है। एग्जाम में अगर पूछे कि न्यूटन का कौन सा नियम जड़त्व का नियम कहलाता है, तो पहला वाला नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। तो देखिए, जैसे पहले नियम, न्यूटन का पहला नियम पढ़ने से पहले जड़त्व पढ़ना जरूरी है, जड़त्व जाना जरूरी है, वैसे न्यूटन का दूसरा नियम पढ़ने से पहले संवेग समझना जरूरी है। संवेग, ये क्या होता है, संवेग नाम में क्लियर है, संहति गुणे वेग। संहति माने द्रव्यमान, वेग है ये है द्रव्यमान में वेग का गुणा करो संवेग हो जाएगा। संहति, संहत माने वेग, मास, और वेग का गुणा करो संवेग, संहत में वेग का गुणा करो, मास में वेग का गुणा करो संवेग हो जाएगा, सीधी सी बात। तो और संवेग क्या है, किसी वस्तु के द्रव्यमान में वेग का गुणा कर दो संवेग हो जाता है। इसका मतलब संवेग किसी वस्तु की गतिमान स्थिति को प्रदर्शित करता है। अगर कोई वस्तु गति में है तब उसमें मोमेंटम आता है, उसमें संवेग होता है। इसका मतलब किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। किसी वस्तु या गतिमान वस्तु कर लो, किसी गतिमान वस्तु अगर रुका हुआ है तो संवेग 0 होगा। किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, संवेग कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, यह क्या है, यह सदिश राशि है, यह सदिश राशि है, सदिश राशि है, यह सदिश राशि है। इसे पी के ऊपर तीर लगाकर, पी से प्रदर्शित करते हैं, पी के ऊपर तीर लगाओगे सदिश हो जाएगा, से प्रदर्शित करते हैं। बातें समझ में आई, पक्का? अर्थात जो होता है पी होता है, अर्थात ये क्या कहना चाहता है, अर्थात जो पी है वो किसी वस्तु का मास और उसके वेग के गुणनफल के बराबर होता है। क्या बोल रहा था, किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान था वेग के गुणनफल के को संवेग कहते हैं। इसका मतलब गतिमान वस्तु है तो v जरूर उसमें कुछ होगा, और अगर v 0 है, वस्तु गति में नहीं है, तो संवेग 0 आएगा। ठीक है, अगर किसी वस्तु का संवेग निकाल है, इसका मतलब वस्तु मोशन में जरूर होगी। तो अगर वस्तु गति में है तो वेग क्या है, सदिश राशि है, जहाँ कौन क्या है, जहाँ v क्या है, वस्तु का वेग है, और यम क्या है भाई, वस्तु का द्रव्यमान है। ठीक, और पी क्या है भाई, पी क्या है, संवेग है, किसका, वस्तु का, वस्तु का संवेग है, जो भी वस्तु है उसका संवेग है। तो आप देख रहे हैं कि वेग के ऊपर भी एरो लगा है, तो वेग भी सदिश राशि है ना, और संवेग के ऊपर भी एरो लगा है, वेक्टर।
तो ये भी सदिश राशि है। मास अदिश राशि है, द्रव्यमान अदिश राशि है, तो द्रव्यमान के साथ जब वेग का गुणा कर देंगे तो अदिश का सदिश साथ होता है तो सदिश ही होता है, तो जो संवेग प्राप्त हुआ वो भी सदिश है। तो संवेग सदिश राशि है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब सदिश पढ़ना है तो सदिश का जोड़ थोड़ा सा आना चाहिए। केवल एक फार्मूला r बराबर कर्ण में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा आता रहे और ये थीटा क्या होता है वो पता हो तो हम संवेग का हर सवाल कर लेंगे। हालांकि अभी जब हम सवाल कराने लगेंगे थोड़ा सा हिंट करेंगे आपको, फिर आराम से सवाल कर लोगे। तो P बराबर mv, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। संवेग क्या होता है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ कंडीशन हो सकता है, हालांकि आप ये याद नहीं करेंगे, जैसा हालात आएगा खुद बना लेंगे। तो यहाँ पर 3 चीज़ें हैं तो 3 केस आ सकता है, एक को कांस्टेंट कर दो तो समीकरण बन जाएगा। आप तो जादूगर इसमें हैं। तो 3 केस क्या हो सकता है, यदि ये याद नहीं करना नीचे, केवल इतना भर आपको पता होना चाहिए। यदि यम कांस्टेंट हो, यम क्या हो, कांस्टेंट हो, तो P प्रोपोर्शनल टू V, जो संवेग की दिशा है वेग की दिशा में ही होगी। ठीक है, संवेग की दिशा क्या होगी, वेग की दिशा होगी। तो P प्रोपोर्शनल टू V, अर्थात यदि यम कांस्टेंट है तो P V के अनुक्रमानुपाती होगा। वेग बढ़ेगा संवेग बढ़ेगा, वेग घटेगा संवेग घटेगा। ठीक, दूसरी बात क्या है, इसको खोल दो तो एक इक्वेशन भी आ जाएगा, आपको पता ही होगा, P1/P2 बराबर V1/V2। केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो ऐसे भी लिख सकते हो, बाकी वेक्टर तो लगा ही सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। मैग्नीट्यूड का वेक्टर के रूप में भी आप लिख सकते हो। ठीक है, और यदि वेग कांस्टेंट हो, यदि V कांस्टेंट हो, कांस्टेंट हो तो P प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा। समझ रहे हैं, वेक्टर हटा दिए, मैग्नीट्यूड क्यों ले रहे हैं। तो P1/P2 बराबर M1/M2 कर सकते हो, कभी सवाल में आए तो अपना देख सकते हो। यदि यहाँ P कांस्टेंट हो, P कांस्टेंट हो, न बदल रहा हो, तो फिर क्या हो जाएगा भाई साहब, कौन कांस्टेंट, P कांस्टेंट, तो इसका मतलब यम भी इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। चाहे तो ऐसे लिख लो, तो इसे भी खोल सकते हो, M1 V1 बराबर M2 V2, या ऐसे भी लिख सकते हो, या यम व्युत्क्रमानुपाती भी लिख सकते हो। तीर हटा दो, केवल वेग की बात करे और स्पीड की बात करेगा, इसे खोल लो तो M1/M2 बराबर V2/V1, व्युत्क्रमानुपाती भी खोलना आपको सिखाए थे। तो ये सब आप कर सकते हो, अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती से खोल सकते हो। हालांकि इस सब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल इतना पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ये सब कंडीशन जैसा होगा, अगर तीनों में कोई एक कांस्टेंट होगा तो हम लोग ये बहुत बार समझे हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल जैसा होगा समझ लेंगे, तो ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो चलिए, केवल यहाँ तक जानकारी होना चाहिए। अब इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक, किसका भाई, संवेग का। तो संवेग का मात्रक क्या है भाई, संवेग का मात्रक, संवेग का मात्रक क्या होगा, एक तो ये देखो किग्रा, यम का मात्रक किग्रा, और डैश क्या हो जाएगा, बी का मीटर प्रति सेकेंड, वेग का होता है मीटर पर सेकेंड, तो किग्रा मीटर पर सेकेंड। और कुछ कर सकते हो सर, और किग्रा के स्थान पे ग्राम लिख दो, सीजीएस में आ गया, ग्राम सेमी पर सेकेंड भी मात्रक कर सकते हैं सर। और होता है, होता तो है, न्यूटन सेकंड भी कर सकते हो, आगे आएगा बताएंगे, आवेग या संवेग परिवर्तन का मात्रक। तो पहले इतना जान लो कि ग्राम मीटर पर सेकंड ये मात्रक होता है, किसका, संवेग का। कोई दिक्कत नहीं, तो ये सब स्क्रीनशॉट बनाओ, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए, न्यूटन के गति संबंधी द्वितीय नियम, यह नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस नियम से क्या ऐसा होता है कि बहुत महत्वपूर्ण है, इस नियम से फोर्स का फार्मूला आएगा, जो यह बराबर एम पढ़ते हो वो भी इससे आएगा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, यह बराबर एम कंडीशनल फार्मूला है, वो तभी वैलिड होता है जब यम कांस्टेंट होता है। यम कांस्टेंट नहीं हो तो फार्मूला गलत हो जाता है। तब सही वाला फार्मूला क्या है, सही वाला फार्मूला अभी बताते हैं। जो वास्तविक फार्मूला है फोर्स का वो देखिए, और इसी सेकंड नियम से पहले नियम की भी व्याख्या हो जाती है।
इसी सेकंड नियम से संवेग संरक्षण की भी व्याख्या हो जाती है। तो गजब का है सेकंड नियम भाई। हाँ, न्यूटन का सेकंड नियम बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। हाँ, ये क्या बताते हैं, ये कहते हैं कि किसी वस्तु पर अगर फोर्स लगा रहे हो, बल लगा रहे हो, तो वस्तु की स्थिति परिवर्तन हो जा रही है। अगर हो जा रही है तो अर्थात उसका संवेग बदलेगा। मास और वेग में अगर कोई रुका है तो यू प्रारंभिक इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। अगर फोर्स लगाए तो कुछ फाइनल वेलोसिटी आ गई उसमें, इसका मतलब संवेग चेंज हुआ। तो यह कह रहे हैं जो संवेग चेंज हुआ, संवेग परिवर्तन की दर इस पर लगाए गए बल के प्रोपोर्शनल होगी। ज़्यादा बल लगाओगे संवेग में परिवर्तन ज़्यादा होगा, कम बल लगाओगे तो कम होगा। याद है जैसे हम कहे थे विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक उसी तरह से आप कह सकते हैं संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। वेग की परिभाषा विस्थापन परिवर्तन की दर, त्वरण की परिभाषा वेग परिवर्तन की दर, ठीक उसी तरह से संवेग परिवर्तन की दर क्या होती है, बल हो जाती है। तो न्यूटन साहब क्या बोल रहे हैं जरा समझिएगा। ये कहते हैं कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर मतलब क्या होता है भाई, डेल्टा टी टाइम। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। बल के अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एनी बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स ऑन दैट बॉडी। मतलब किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है। किसी वस्तु पर बल लगाओगे तो उसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, तो वेलोसिटी अगर चेंज हुआ तो इसका मतलब मोमेंटम चेंज हुआ, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, संवेग क्या होता है, mv के बराबर होता है। ये क्या कहना चाहते हैं जरा वो भी समझ लो। अर्थात ये जो कहना चाहते हैं वो ये बात ये है, अर्थात जो फोर्स होता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, संवेग परिवर्तन की दर डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। सर इसका मतलब क्या होता है, डेल्टा P जहां डेल्टा P इक्वल टू होगा P फाइनल माइनस P इनिशियल, मतलब अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। P फाइनल का मतलब क्या हुआ भाई, अंतिम संवेग, अंतिम संवेग P फाइनल, और P इनिशियल है। P इनिशियल का मतलब क्या हुआ, प्रारंभिक संवेग। पहले क्या संवेग था, mv का गुणनफल क्या था, और बाद में जब mv का गुणनफल क्या हुआ भाई, पहले आपके पास 10 रुपये है, कुछ देर बाद 100 रुपये आ गया, तो कितना परिवर्तन हुआ, 100 माइनस 10 कर दो 90 रुपये। तो पहले संवेग मान लो 10 किग्रा मीटर पर सेकंड है, बाद में 100 किग्रा मीटर पर सेकंड हो गया, तो संवेग परिवर्तन कितना हुआ, 90 किग्रा मीटर पर सेकंड। कैसे निकाले, फाइनल माइनस इनिशियल, लास्ट बटे पहला, मतलब फाइनल में से इनिशियल घटा दो, संवेग परिवर्तन आ जाता है। सभी सदिश राशियाँ, डेल्टा टी अदिश राशि। अब डेल्टा टी क्या होता है सर, टाइम होता है। डेल्टा टी क्या है, T2 माइनस T1, अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। भाई शुरू में क्या समय था, क्या t बराबर 0 से चले और अंत में t लिए, तो T2 बराबर t हो जाएगा माइनस t बराबर 0, तो t माइनस 0 t, तो डेल्टा टी t हो जाएगा। और कुछ समय ले 2 सेकंड से 5 सेकंड तक, तो 2 सेकंड T1 5 सेकंड T2, तो जैसे हालात आए। बाद में इसी को बड़ी क्लासों में ना और मज़ेदार ढंग से बताते हैं, बहुत आनंद आता है वहाँ। ये होता है dp अपॉन dt कैलकुलस के फॉर्म में, और इससे सवाल बहुत आसानी से लगता है dp अपॉन dt से, ठीक है। लेकिन आपके लिए डेल्टा p अपॉन, जो डेल्टा होता है उसी को d के रूप में हम लिख सकते हैं। ऐसा हम लिखे हैं, ऐसा नहीं है। आप इसके पहले भी बेग में पढ़े होंगे, बेग क्या होता था, ds अपॉन dt, समीकरण भी हल किए थे।
विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग करते हैं। एक्सीलरेशन क्या होता था, dv/dt होता था ना, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो जो डेल्टा होता था उसे हम डी में कैलकुलस में बदल के तब हल करते हैं, वो ज़्यादा आसानी से हल होता था। पिछले गति वाले चैप्टर में मैंने कई सवाल कराए भी थे। समझ में आई बात? तो ये हटा दें, हाँ सर ये हटा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए सर ज़रा इसको और हल कर लीजिए। तो ये हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है, तो ला दीजिए कांस्टेंट, और क्या कांस्टेंट के डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। के का वैल्यू यहाँ 1 माना जाता है, ठीक है, जहाँ निकाले हैं लोग प्रैक्टिकल करके, न्यूटन साहब काहे बदनाम करें। के बराबर 1, तो यह बराबर क्या होता है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर। हकीकत में जो बल की परिभाषा है यही है, संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के बराबर है, या बल के अनुक्रमानुपाती है। यही वाला परिभाषा ओरिजिनल परिभाषा है। सर यह बराबर यम ओरिजिनल नहीं है, नहीं, यह बराबर यम तब होता है जब यम कांस्टेंट हो। यम कांस्टेंट नहीं होगा, अगर यम बदलता रहेगा तो वैलिड नहीं होगा, वो फेल हो जाएगा। अच्छा, ये सदैव वैलिड होगा। तो ये जरा इसे और भी तोड़ के दिखाइए। पहले तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं इसे, एक फार्मूला तो यही है, और थोड़ा सा आगे इसे बढ़ाएं तो हम यम तक चलते हैं। कैसे चलते हैं देखिए, पी फाइनल और पी इनिशियल का मुद्दा है। ये बॉल है, इसका मास यम है, इनिशियल वेलोसिटी v1 हम लिख लिए। क्या है इनिशियल वेलोसिटी, क्या है v1, ऊपर लिख दो सर, इनिशियल वेलोसिटी v1 है, ठीक है। इधर जा रहा है, बल इस पर लगा दिए, इस पर क्या लगा दिए, फोर्स, इस पर फोर्स लगा दिए। तो कुछ देर बाद ये यहाँ पहुँच गया, तो इसका वेलोसिटी हो गया बढ़कर v2, वेलोसिटी हो गया, फोर्स लगाया तो वेलोसिटी में परिवर्तन हुआ, v2 हो गया। मास तो वही है, मास कांस्टेंट है, ठीक है। हाँ सर एकदम बढ़िया है। तो यहाँ पर ये है v1, वेलोसिटी v1, तो यहाँ पर इनिशियल संवेग क्या होगा, प्रारंभिक संवेग, ये मास गुणे वेग, तो यम v1। द्रव्यमान में वेग का गुणा करो तो क्या आता है, संवेग होता है, पहले ही पढ़ाए हैं। अब ये फाइनल है, अंतिम संवेग, बल लगाने के बाद अंतिम संवेग। अभी बल नहीं लगा था तो ये था, बल लगाया तो यहाँ आ गया, तो पी फाइनल अंतिम संवेग मास गुणे v2। तो उठा के रख दो यहाँ, आपको यह बराबर यम प्राप्त हो जाएगा। कैसे होगा देख लो, यफ बराबर डेल्टा पी साहब है ये हैं, डेल्टा पी को क्या लिख सकते हो, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। बोलो लिख सकते हो? हाँ सर, डेल्टा पी का मतलब ही वही है, आपने बताया है। तो पी फाइनल पी इनिशियल का मान यहाँ से रख दो, तो क्या हो जाएगा, यम v2 माइनस यम v1 अपान डेल्टा टी। बोलो यम कॉमन ले लो, यम कॉमन हो गया तो क्या निकल कर आएगा, v2 माइनस v1 अपान डेल्टा टी। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हो सर। और v2 माइनस v1 बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा v। डेल्टा v बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग इक्वल टू वेग में परिवर्तन। तो नीचे जगह तो दिख रहा है, दिख रहा होगा सर। चलो एक बार और कर लेते हैं इसे। यह बराबर क्या हो जाएगा, यम डेल्टा v अपान डेल्टा टी। ध्यान देना है, डेल्टा v अपान डेल्टा टी से भी काम चलेगा, डेल्टा v अपान डेल्टा टी। और वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं सर। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। डेल्टा v अपान डेल्टा टी इक्वल टू a। तो आ गया ना जिसका हमें था इंतजार, यह बराबर यम a मास गुणे एक्सीलरेशन। बोलो क्लियर। जहाँ a बराबर क्या है, डेल्टा v अपान डेल्टा टी। ठीक है, फार्मूला प्राप्त हो गया। तो एक फार्मूला तब वैलिड होता है जब मास कांस्टेंट हो, तब यहाँ से भी निकाल सकते हैं, तुरंत आ जाएगा। यहाँ से एफ प्रोपोर्शनल को हटाओगे कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट एक रखो तो dp अपान dt लिख देते हैं, ठीक है। अब p बराबर यम भी होता है, सीधा सीधा यहाँ कुछ नहीं करना होता, डी एम भी अपान dt लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर।
अब डी टी के रिस्पेक्ट में अवकलन कर दो। अवकलन अगर आता हो तो प्रथम फलन गुणे दूसरे का अवकलन, देखो क्या होता है, प्रथम फलन गुणे दूसरे का अवकलन डी वी अपॉन डी टी प्लस द्वितीय फलन इंटू पहले का अवकलन डी एम अपॉन डी टी। अब यदि यम कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है। यदि यम कांस्टेंट है, यदि यम कांस्टेंट है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये केवल आ जाएगा यफ बराबर यम डी वी अपॉन डी टी, और डी वी अपॉन डी टी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, यफ बराबर यम ए। समझ रहे हैं? लेकिन ये तब आता है जब यम कांस्टेंट हो। यम कांस्टेंट नहीं होगा तो फार्मूला यही बन जाएगा, यम डी वी अपॉन डी टी प्लस वी डी एम अपॉन डी टी। समझ रहे हैं? हाँ, तो ऐसे भी ये बड़े क्लास में आपको पढ़ने को मिलेगा। अभी यहाँ तक बातें समझ में आई हो तो मिटाए हैं, उधर वाला छोड़कर इधर वाला आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए, ये जो फार्मूला है इसमें से कोई भी फार्मूला आपको फोर्स दे देगा। अगर यम कांस्टेंट है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी बराबर फोर्स हो जाएगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल बराबर अपॉन डेल्टा टी बराबर फोर्स हो जाएगा, यम डेल्टा भी अपॉन डेल्टा टी बराबर फोर्स हो जाएगा, यम ए बराबर फोर्स हो जाएगा। अगर वेग परिवर्तन पता है तो वेग परिवर्तन की दर मास में गुणा कर दो, वही चीज़ तो निकल कर आया है जो अब तक हम प्रूफ किए हैं। तो कोई भी चीज़ अंतिम संवेग प्रारंभिक संवेग पता हो तब भी काम हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक नहीं होना चाहिए। तो हम लोग इस पर अभी न्यूमेरिकल भी करेंगे, लेकिन जो पहला नियम है उसको क्या आप यहाँ से प्रूफ कर सकते हो? पहला नियम प्रूफ कर सकते हो? हाँ सर, बहुत आसान है। यफ क्या है? यफ यहाँ नेट फोर्स है। यफ क्या है? यफ नेट एक्सटर्नल फोर्स है। यफ नेट एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है, यफ क्या है? नेट एक्सटर्नल फोर्स। तो यम ए, यहाँ यफ बराबर जो यम ए पढ़ते हो ये नेट एक्सटर्नल फोर्स बराबर यम ए है। इसका मतलब ये है कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो, बाहर से बल ना लगाओ, यदि बाहर से फोर्स ना लगाएं या बैलेंस फोर्स लगाएं, 0 हो, तो देखो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा सर? एक्सेलरेशन 0 आ जाएगा। और एक्सेलरेशन 0 किस में होता है? मतलब एक समान गति, एक समान गति। ये क्या है? एक समान गति, या तो ये बताता है कि एक समान गति है, एक समान गति है, या वस्तु रुकी है, एक्सेलरेशन 0 है उसमें। तो कहने का मतलब ये है, इसे और भी खोल दो तो ऐसे भी लिख सकते हो ना, डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू 0, या डेल्टा भी अपॉन डेल्टा टी 0, तो डेल्टा भी 0 हो जाएगा। डेल्टा भी 0, तो वेग में परिवर्तन 0, इसका मतलब एक समान गति, वेग में चेंज नहीं आया। या पहला वेग ही अंतिम वेग है, तो रुका है तो रुका रहेगा, जा रहा है तो जिस वेग से जा रहा है उसी वेग से जाता रहेगा। तो इससे पहला वाला समीकरण प्रूफ हो जाता है। और संवेग संरक्षण क्या होता है कि पहला संवेग और अंतिम संवेग बराबर होगा, पहले संवेग और अंतिम संवेग बराबर होगा। समझ रहे हैं? तो यही अगर यफ नेट 0 कर दो, संवेग संरक्षण भी आ जाता है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। अगर ये 0 हो गया तो इसका मतलब पी फाइनल माइनस पी इनिशियल बराबर 0 आ जाएगा। अब पी फाइनल इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी इनिशियल। इसका मतलब अंतिम संवेग बराबर प्रारंभिक संवेग के बराबर हो जाएगा कि नहीं? तो संवेग संरक्षण हो गया। संवेग संरक्षण क्या होता है? संवेग यदि बाहर से कोई बल न लगाया जाए तो किसी निकाय का संवेग संरक्षित रहता है, अर्थात अंतिम संवेग प्रारंभिक संवेग के बराबर होगा, बाहर से फोर्स न लगे तब। तो यह एक्सटर्नल 0 कर दो। तो देख लो, इस सूत्र से आपका संवेग संरक्षण प्रूफ हो जाएगा। इससे क्या प्रूफ होगा? संवेग संरक्षण प्रूफ हो जाएगा। और इससे क्या प्रूफ होगा? चाहे इससे लगा लो, इससे लगा लो, तब भी डेल्टा भी क्या आएगा आपका? 0, अर्थात वेग में परिवर्तन 0। फोर्स 0 कर दोगे तो फोर्स 0 करोगे तो इससे या इससे किसी से लगा लो, अर्थात वेग में परिवर्तन नहीं होता। पहला नियम फॉलो क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो पहला नियम भी आपका प्रूफ हो सकता है, संवेग संरक्षण भी। सेकंड नियम बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, अब हम लोग क्या पढ़ते हैं? आवेग। आवेग, इम्पल्स क्या होता है भाई? इम्पल्स क्या होता है सर? आवेग क्या होता है? तो आवेग क्या है, इम्पल्स क्या है, उसे समझिए। यदि कोई बल बहुत कम समय के लिए लगे तो उस बल और उस समय का गुणनफल आवेग कहलाता है। मतलब यदि बॉल आ रही है, समझ रहे हैं, और सामने कौन है? आंद्रे रसल। बट बहुत ज्यादा बल बहुत कम समय के लिए बॉल के संपर्क में आया,
तो इसका मतलब इम्पल्स वहाँ जनरेट होता है, कितना तेज आवेग था। जैसे हम बैठे पट दे मारो यहाँ, तो बहुत कम समय तक ये फोर्स यहाँ अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई हुआ बहुत कम समय के लिए, तो इस फोर्स और इस समय का गुणनफल क्या होता है, इम्पल्स होता है। मतलब एक तरह से झटका लगता है बहुत तेज। तो आवेग क्या तरह है, इम्पल्स क्या है समझ लो। यदि कोई बल बहुत कम समय के लिए लगाया जाए किसी वस्तु पर, तो उस बल और उस समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। यदि कोई बल बहुत कम समय के लिए किसी वस्तु पर लगाया जाए तो उस बल तथा समयांतराल, जो समय लगा, हाँ, समयांतराल का गुणनफल आवेग कहलाता है। आवेग कहलाता है। यह भी एक सदिश राशि है। यह क्या है, यह भी एक सदिश राशि है। जैसे क्या होता है, जैसे संवेग होता है, सदिश राशि है। इसे जे समझते हैं, जे, हाँ, जे के ऊपर तीर लगा दो, सदिश हो जाएगा। और अगर तीर हटा लोगे तो परिमाण क्यों रहेगा। जे से प्रदर्शित करते हैं, इसे जे से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो होगा क्या इसका मतलब, जे बराबर बहुत सारा बल बहुत कम समय के लिए, डेल्टा टी बहुत सूक्ष्म समय के लिए लगाया गया, तो ये हो जाता है क्या मेरे भाई, ये हो जाता है आपका क्या, आवेग। जहाँ जे क्या है, आवेग है, और एफ क्या है, बल है, और डेल्टा टी क्या है भाई, वही समयांतराल है, छोटा सा। यहाँ से एक बात आपको लग रहा होगा कि जे का मात्रक क्या होगा, न्यूटन इंटू सेकेंड। तो आवेग का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन डैश सेकेंड। यहाँ से आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड होगा। एक बात और कर सकते हैं, एफ इंटू डेल्टा टी। यहाँ से देखो कहीं दिखेगा सर, एफ क्या है, एफ नेट है, एफ नेट है यहाँ, ठीक है, और डेल्टा टी का मल्टीप्लाई हो गया, तो यहीं से निकल आएगा। देख लो डेल्टा पी के बराबर होगा कि नहीं, क्योंकि एफ बराबर क्या होता है, डेल्टा पी अपान डेल्टा टी होता है। तो यहाँ से डेल्टा पी बराबर संवेग में परिवर्तन बराबर क्या हो जाएगा, एफ इंटू डेल्टा टी लिख सकते हो। तो डेल्टा पी यहाँ लिख दो, क्या लिख देंगे, जे बराबर डेल्टा पी। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि क्या होता है, आवेग बराबर संवेग परिवर्तन। ध्यान दीजिएगा एक बात, संवेग नहीं होता, आवेग क्या है, संवेग नहीं है, संवेग में परिवर्तन होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है, संवेग नहीं। आवेग क्या होता है, संवेग नहीं, संवेग में परिवर्तन होता है। संवेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। परिवर्तन की दर नहीं, परिवर्तन की दर कर दोगे तो बल हो जाएगा। अर्थात कभी आपको आवेग निकालना हो तो संवेग में परिवर्तन निकाल दो, यहाँ से डेल्टा पी निकाल दो, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल निकाल दो, एम इंटू डेल्टा भी निकाल दो, यही क्या हो जाएगा, संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन ही है ये सब, ऊपर वाले जितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक संवेग में परिवर्तन है, यम नहीं यम नहीं संवेग में परिवर्तन है, यम इंटू डेल्टा भी संवेग में परिवर्तन, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल संवेग में परिवर्तन, डेल्टा पी मतलब संवेग में परिवर्तन। तो संवेग में परिवर्तन कहो या सबके स्थान पे तुम जे लिख सकते हो, जे मतलब आवेग, जे बटे डेल्टा टी लिख सकते हो। आवेग क्या है, संवेग परिवर्तन के बराबर ही होता है, कोई दिक्कत नहीं। मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है, तो इसका मतलब संवेग परिवर्तन का मात्रक न्यूटन सेकेंड, हाँ, तो किग्रा मीटर पर सेकेंड या न्यूटन सेकेंड भी होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आवेग क्या होता है, क्लियर।
फोर्स दिया रहेगा, डेल्टा टी दिया रहेगा, मल्टीप्लाई कर लो। और किसी भी तरह का सवाल रहे ना डेल्टा टी, अब इसमें क्या होता है ना, जब फोर्स पूछता है तो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी देता है, तो गति का समीकरण v बराबर u प्लस टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2s, इनका इस्तेमाल करके एक्सीलरेशन आप निकाल सकते हो। जैसे एक्सीलरेशन मिल जाएगा, मास दिया रहेगा, फोर्स आ जाएगा। यहाँ के सवाल में यही होता है, क्या मास दिया रहता है, आपको फोर्स पूछता है, तो या तो संवेग में परिवर्तन पूछेगा, संवेग में परिवर्तन भी बता दोगे। इस फार्मूले से और इस फार्मूले से हर तरह के सवाल हमारा होंगे। और ये कुछ अलग फार्मूला नहीं है, जब सवाल में आवेग पूछ दे तो इसका मतलब संवेग परिवर्तन पूछ रहा है, सीधी सी बात, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक बातें कर लो, क्योंकि कभी कभी मान लो आवेग पूछ दिया तो कहानी अलग हो जाएगी। पता चला आप समझी ना, संवेग निकाल दें, संवेग नहीं, संवेग में परिवर्तन होता है आवेग। ठीक, चलो इसे बनाओ। न्यूटन के गति संबंधी तृतीय नियम, सभी नियम पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे क्रम से, आराम से। आईआईटी पॉलिटेक्निक में जो भी न्यूमेरिकल आए होंगे उनको हम लोग करेंगे। ठीक, तो आइए न्यूटन के गति संबंधी तृतीय नियम, तीनों नियम पढ़ लेते हैं। तो तृतीय नियम में क्या कहते हैं, ये कुछ नहीं कहता, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, प्रत्येक क्रिया के बराबर लेकिन विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर लेकिन विपरीत प्रतिक्रिया होती है। मतलब एक्शन पर एक्शन इज कॉल्ड रिएक्शन। मतलब यदि हम किसी पर एक्शन लगाएं तो वो भी हमारे ऊपर एक्शन करता है, उसी को रिएक्शन कहते हैं। मतलब क्रिया प्रतिक्रिया, हम क्रिया कर रहे हैं तो वो भी उसका प्रतिक्रिया दे रहा है। अर्थात हम जब किसी पर फोर्स लगा रहे हैं तो वो भी हमारे ऊपर फोर्स लगा रहा है। ये न्यूटन का तृतीय नियम, मतलब हम जैसा करते हैं। देखो न्यूटन का तृतीय नियम हमको ज़िंदगी जीना भी सिखा रहा है। कहते हैं ना कि अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, सामने वाले के लिए अच्छा करोगे तो वो भी तुम्हारे लिए अच्छा सोचेगा। तो न्यूटन का तीसरा नियम यही तो कहता है कि आप जैसा करोगे सामने वाला तुम्हारे साथ वैसे ही करेगा। फिजिक्स में भी है भाई, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। मतलब विपरीत, यहाँ उसका मतलब उल्टा नहीं करेगा, मतलब विपरीत दिशा में। मतलब हम उसको दे रहे हैं तो वो भी हमको देगा, गाली दे रहे हैं तो गाली देगा, आशीर्वाद दे रहे हैं तो आशीर्वाद देगा, जैसा कर रहे हैं वैसा वो भी करेगा। प्रत्येक क्रिया के बराबर लेकिन विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन ने तीसरे नियम में यही समझाया। ये कहना चाहते हैं, यहाँ एक बात नोट करने वाली है कि यदि इस पर हम क्रिया करें और इसी के दिशा में प्रतिक्रिया हो जाए ऐसे, तब तो ये जीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो एक्शन रिएक्शन होता है वो दोनों अलग अलग वस्तु पर, एक ही वस्तु पर अगर दो बराबर बल, 5 न्यूटन का इधर लग गया, 5 न्यूटन का इधर से लग गया, तब तो जीरो हो जाएगा ना, तब तो जीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ फोर्स अलग अलग लगता है। ये देखो, ये चंगू है, ये फोर्स इस पर लगा रहा है, ठीक है, ये फोर्स इस दीवार पर लगा रहा है। जितने 5 न्यूटन का फोर्स दीवार पर ये धक्का मारा, पुश किया दीवार को, तो दीवार इस चंगू के ऊपर 5 न्यूटन का लगा रही है। अर्थात दोनों वस्तु अलग हैं। चंगू दीवार के ऊपर लगा रहा है, दीवार चंगू के ऊपर लगा रही है, अलग अलग वस्तु पर फोर्स लग रहा है, रिएक्शन। तो यहाँ जीरो नहीं कर देना। एक ही वस्तु पर दो बराबर विपरीत बल लगते हैं तब जीरो होता है। यहाँ वस्तु अलग है, तो इसका मतलब एक क्रिया और प्रतिक्रिया दो अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं, दो अलग अलग वस्तुओं पर। ध्यान देने वाली बात यह है, मतलब अगर कोई एक्शन कर रहा है तो वह वस्तु उस पर एक्शन करेगी। अर्थात इसके ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और ये इस पर लगा रहा है 5 न्यूटन का फोर्स। वस्तु दोनों अलग अलग हैं। जब वस्तु अलग अलग है तो इक्वल टू जीरो नहीं करेंगे, ठीक है। एक ही वस्तु पर दो बराबर विपरीत बल लगते हैं तो परिणामी जीरो हो जाता है। लेकिन वस्तु अलग अलग है तो कोई मतलब नहीं है। अब बताइए, मेरे ऊपर आप 10 न्यूटन का बल लगाए तो मैं इधर जा सकता हूँ,
इधर से 10 न्यूटन, इधर से 10 न्यूटन, वस्तु वही है, तब तो हम विरामावस्था में ही रहेंगे। लेकिन यदि अलग अलग वस्तु है, फोर्स अलग अलग लग रहा है, तो कैसे परिणामी जीरो होगा? तो बात समझिएगा। तो अभी हम आगे बताएंगे आपको कि 3 प्रकार के फोर्स हम पढ़ेंगे, एक नॉर्मल रिएक्शन पढ़ेंगे, एक टेंशन पढ़ेंगे, एक भार पढ़ेंगे, इस चैप्टर को और डिटेल में समझने के लिए। तो प्रत्येक क्रिया बल के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, और दोनों जो ये प्रतिक्रियाएं लगती हैं दोनों अलग अलग वस्तुओं पे। हम इस पर लगा रहे हैं तो ये हम पर लगा रही है। कहने का मतलब ये है डायरेक्शन भी चेंज होता है लेकिन इक्वल होता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल तो ये न्यूटन के तृतीय नियम पे एग्जाम्पल भरा पड़ा है। रॉकेट का प्रक्षेपण, जब प्रक्षेपण होता है, ये भाई साहब रॉकेट जा रहा है, समझ रहे हैं? तो नीचे देखो इस तरह से गैस निकलती है और फिर ऊपर क्या होता है, ये रॉकेट ऊपर जाता है, नीचे एक्शन होता है और गैस नीचे एक्शन करती है, उसका रिएक्शन इस पर मिलता है, तो रॉकेट ऊपर जाता है। अब होता क्या है, जब हम लोग चलते हैं तो देखो पैर से पीछे धक्का दे रहे होते हैं ज़मीन को, देखो तो ढंग से। तो साइकिल चलाते हो तो पहिया देखो इस तरह से धक्का दे रहा होता है ज़मीन को। जब ज़मीन को आप धक्का पीछे दे रहे हैं तो रिएक्शन आप पर आगे लगा रही है, तो आप आगे बढ़ पा रहे हैं। बिना रिएक्शन के आप नहीं बढ़ पा रहे हैं। लॉन्ग जंप कूदते हैं आप, दौड़ते हैं मन और इतना तेज पीछे धक्का देते हैं तेजी से ज़मीन को, तो उसका रिएक्शन ज़मीन देती है आपको, तब आप आगे बढ़ पाते हैं। समझ रहे हैं? और आप मान लीजिए केले पर खड़े होकर एक्शन दें तो रिएक्शन वो नहीं दे पाएगा, तो आप वहीं धराशायी हो जाएंगे। बारिश के मौसम में पूरा काई पड़ी है जमीन, अब आप एक्शन दें तो रिएक्शन ज़मीन से नहीं मिला तो आप धराशायी हो जाएंगे। ठीक है, तो बालू में खड़े हैं, एक्शन दे रहे हैं, वो खुद पीछे हो गया, रिएक्शन ही नहीं दिया। तो जब आपको कोई सॉलिड चीज़ है तो जितना एक्शन दे रहे हैं उतना रिएक्शन वो मिल जाता है, तो एक्शन पर एक्शन इज कॉल्ड रिएक्शन। तो जब रिएक्शन देता है तो हम आगे चल पाते हैं। समझ रहे हैं? तो ये दैनिक जीवन में तो रॉकेट का प्रक्षेपण है। घोड़ा गाड़ी कहते हैं, हाथ जैसे घोड़ा चलता है तो पीछे ज़मीन को धक्का देता है, वो आगे चल जाता है। साइकिल से चलते हैं हम लोग, पैदल चलते हैं, जो भी चलते हैं तो पीछे धक्का देने पर आगे चल जाते हैं। लंबी कूद में व्यक्ति ज़मीन को पीछे धक्का देता है तो ज़मीन उसे प्रतिक्रिया स्वरूप आगे धक्का देती है, मतलब पुश करती है, धक्का देती है। समझ रहे हैं? तो ये तमाम प्रकार के एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। आप गोली चलाते हैं बंदूक से, पट, गोली एक्शन आगे करती है तो झटका रिएक्शन पीछे भी लगता है। तो इस तीसरे नियम से आप संवेग संरक्षण को भी प्रूव कर सकते हैं। दूसरे नियम से भी संवेग संरक्षण हमने प्रूव किया था, दूसरे नियम से भी प्रूव कर सकते हो, तीसरे नियम से भी। बाहर से बल नहीं लगते तो क्या होगा, पहले का संवेग बाद का संवेग बराबर होगा। संवेग संरक्षण हम अगली क्लास में पढ़ाएंगे। आज ये न्यूटन के तीनों नियम पढ़ाने थे जो मोटा मोटी हम लोग इसे पढ़ चुके हैं थोड़ा एग्जाम्पल के साथ। अगले क्लास में संवेग का संरक्षण पढ़ेंगे और इस पर कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन इस पर बने हैं। ठीक, और फिर हम लोग स्यूडो फोर्स पढ़ेंगे। स्यूडो फोर्स, लिफ्ट में जब लिफ्ट ऊपर जा रही है तो क्या होगा, नीचे जा रही है तो क्या होगा, रिएक्शन किस तरह से मिल रहा है, तो स्यूडो फोर्स बहुत ज़रूरी है। स्यूडो फोर्स पढ़ेंगे। टेंशन थोड़ा सा पढ़ लेंगे, रस्सी में टेंशन आता है। ठीक, और फिर क्या पढ़ लेंगे, रिएक्शन फोर्स पढ़ लेंगे, टेंशन पढ़ लेंगे, भार पढ़ लेंगे, और इन्हीं तीनों बल पर हमको सवाल करने हैं। ओके, तो अगली क्लास में हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।